आज शाम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने किन वजहों से हाल ही में आर्थिक नीतियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने इन फैसलों का विरोध किया है। आपको ये सच्चाई जानने का हक है कि हमने ये निर्णय क्यों लिए हैं। कोई भी सरकार आम आदमी पर बोझ नहीं डालना चाहती। हमारी सरकार को 2 बार आम आदमी की ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए ही चुना गया है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र हित में काम करे और जनता के भविष्य को सुरक्षित रखे। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास हो, जिससे देश के नौजवानों के लिए पर्याप्त संख्या में अच्छे रोज़गार के नए मौके पैदा हों। तेज़ आर्थिक विकास इसलिए भी ज़रूरी है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं और ग्रामीण इलाकों में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए ज़रूरी रकम जुटा सकें। आज चुनौती ये है कि हमें ये काम ऐसे समय पर करना है जब विश्व अर्थव्यवस्था बड़ी मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। अमेरिका और यूरोप आर्थिक मंदी और वित्तीय कठिनाइयों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि चीन को भी आर्थिक मंदी का एहसास हो रहा है। इस सब का असर हम पर भी हुआ है। हालांकि मेरा ये मानना है कि हम दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी के असर को काबू में रखने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। आज हम ऐसे मकाम पर हैं जहां पर हम अपने विकास में आई मंदी को ख़त्म कर सकते हैं। हमें देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों के विश्वास को फिर से कायम करना होगा। जो फैसले हमने हाल ही में लिए हैं वो इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी थे। मैं सबसे पहले डीजल के दामों में बढ़ोतरी और एलपीजी सिलेंडरों पर लगाई गई सीमा के बारे में बात करना चाहूँगा। हम अपनी ज़रूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं और पिछले 4 सालों के दौरान विश्व बाज़ार में तेल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। हमने इन बढ़ी हुई कीमतों का सारा बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। हमारी कोशिश ये रही है कि जहाँ तक हो सके आपको इस परेशानी से बचाए रखें। इसके नतीजे में पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज़्यादा बढ़ जाता। अगर इसको रोका नहीं जाता तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें और तेज़ी से बढ़ने लगती। निवेशकों का विश्वास भारत में कम हो जाता। निवेशक चाहे वो घरेलू हो चाहे विदेशी, हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने से कतराने लगते। ब्याज की दरें बढ़ जाती और हमारी कंपनियां देश के बाहर कर्ज नहीं ले पाती। बेरोज़गारी भी बढ़ जाती। पिछली मर्तबा 1991 में हमने ऐसी मुश्किल का सामना किया था। उससे कोई भी हमें छोटे से छोटा कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। उस संकट का हम कड़े कदम उठाकर ही सामना कर पाए थे। इन कदमों के अच्छे नतीजे आज हम देख रहे हैं। आज हम इस स्थिति में तो नहीं हैं, लेकिन इससे पहले कि लोगों का भरोसा हमारी अर्थव्यवस्था में ख़त्म हो जाए, हमें ज़रूरी कदम उठाने होंगे।
मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि 1991 में क्या हुआ था। प्रधानमंत्री होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं हालात पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाऊं। दुनिया उन पर रैब नहीं करती जो अपनी मुश्किलों को खुद हल नहीं करते हैं। आज बहुत से यूरोपीय देश ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों का खर्च नहीं उठा पा रहे और दूसरों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। वो अपने कर्मचारियों के वेतन या पेंशन में कटौती करने पर मजबूर हैं ताकि कर्ज देने वालों का भरोसा हासिल कर सकें। मेरा पक्का इरादा है कि मैं भारत को इस स्थिति में नहीं पहुंचने दूंगा, लेकिन मैं अपनी कोशिश में तभी कामयाब हो सकूंगा जब आपको ये समझा सकूं कि हमने हाल के कदम क्यों उठाए हैं। डीजल पर होने वाले घाटे को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए डीजल का मूल्य 17 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने सिर्फ 5 रुपये प्रति लीटर मूल्य वृद्धि की है। डीजल की अधिकतर खपत खुशहाल तबकों, कारोबार और कारखानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी कारों और एसयूवी के लिए होती है। इन सब को सब्सिडी देने के लिए क्या सरकार को बड़े वित्तीय घाटों को बर्दाश्त करना चाहिए? पेट्रोल के दामों को न बढ़ने देने के लिए हमने पेट्रोल पर टैक्स 5 रुपये प्रति लीटर कम किया है। ये हमने इसलिए किया कि स्कूटरों और मोटरसाइकिलों पर चलने वाले मध्य वर्ग के करोड़ों लोगों पर बोझ और ना बढ़े। जहाँ तक एलपीजी की बात है, हमने एक साल में रियायती दरों पर 6 सिलेंडर की सीमा तय की है। हमारी आबादी के करीब आधे लोग जिन्हें सहायता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, साल भर में 6 या इससे कम सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। बाकी लोगों को भी रियायती दरों पर 6 सिलेंडर मिलेंगे, पर इससे अधिक सिलेंडर के लिए उन्हें ज़्यादा कीमत देनी होगी। हमने मिट्टी के तेल की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गरीब लोग करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कीमतों में इस वृद्धि के बाद भी भारत में डीजल और एलपीजी के दाम बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान से कम हैं। फिर भी पेट्रोलियम पदार्थों पर कुल सब्सिडी 160,000 करोड़ रुपए रहेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा पर हम कुल मिलाकर इससे कम खर्च करते हैं। हम कीमतें और ज़्यादा बढ़ाने से रुक गए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तेल दामों में गिरावट आएगी। मैं खुदरा व्यापार यानी रिटेल ट्रेड में विदेशी निवेश की अनुमति देने के फैसले का जिक्र करना चाहूँगा। कुछ लोगों का मानना है कि इससे छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुँचेगा। ये सच नहीं है। संगठित और आधुनिक खुदरा व्यापार पहले से ही हमारे देश में मौजूद है और ये बढ़ रहा है। हमारे सभी खास शहरों में बड़े खुदरा व्यापारी मौजूद हैं। हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनेक नए शॉपिंग सेंटर हैं, पर हाल के सालों में यहाँ छोटी दुकानों की तादाद में भी 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में बड़े एवं छोटे कारोबार दोनों के बढ़ने के लिए जगह रहती है। ये डर बेबुनियाद है कि छोटे खुदरा कारोबारी मिट जाएंगे। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि संगठित खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति देने से किसानों को लाभ होगा। हमने जो नियम बनाए हैं उनमें ये शर्त है कि जो विदेशी कंपनियां सीधा निवेश करेंगी उन्हें अपने धन का 50% हिस्सा
नए गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं को बनाने के लिए लगाना होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे फलों और सब्जियों का 30% हिस्सा जो अभी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में कमियों की वजह से ख़राब हो रहा है वो उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। बर्बादी कम होने के साथ साथ किसानों को मिलने वाले दाम बढ़ेंगे और उपभोक्ताओं को चीज़ें कम दामों पर मिलेंगी। संगठित खुदरा व्यापार का विकास होने से अच्छी किस्म के रोज़गार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। हम ये जानते हैं कि कुछ राजनीतिक दल हमारे इस कदम से सहमत नहीं हैं। इसीलिए राज्य सरकारों को ये छूट दी गई है कि वो इस बात का फैसला खुद करें कि उनके राज्य में खुदरा व्यापार के लिए विदेशी निवेश आ सकता है या नहीं। लेकिन किसी भी राज्य को ये हक नहीं है कि वो अन्य राज्यों को अपने किसानों, नौजवानों और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर ज़िंदगी ढूंढने से रोके। 1991 में जब हमने भारत में उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश का रास्ता खोला था तो बहुत से लोगों को फिक्र हुई थी। आज भारतीय कंपनियां देश और विदेश दोनों में विदेशी कंपनियों से मुकाबला कर रही हैं और अन्य देशों में भी निवेश कर रही हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी कंपनियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टील एवं ऑटो उद्योग जैसे क्षेत्रों में हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा करा रही हैं। मुझे यकीन है कि खुदरा कारोबार के क्षेत्र में भी ऐसा ही होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूपीए सरकार आम आदमी की सरकार है। पिछले 8 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 8.2% प्रति वर्ष की रिकॉर्ड से बढ़ी है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि गरीबी ज़्यादा तेज़ी से घटे, कृषि का विकास तेज़ हो और गांव में भी लोग उपभोग की वस्तुओं को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। हमें और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है और हम ऐसा ही करेंगे। आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमें आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। हमें भारी वित्तीय घाटों से भी बचना होगा ताकि भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हो। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि देश को तेज़ और इंक्लूसिव विकास के रास्ते पर वापस लाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा, परंतु मुझे आपके विश्वास और समर्थन की ज़रूरत है। आप इन लोगों के बहकावे में ना आए जो आपको डराकर और गलत जानकारी देकर गुमराह करना चाहते हैं। 1991 में इन लोगों ने इसी तरह के हथकंडे अपनाए थे। उस वक्त भी वो कामयाब नहीं हुए थे और इस बार भी वो नाकाम रहेंगे। मुझे भारत की जनता की सूझबूझ में पूरा विश्वास है। हमें राष्ट्र के हितों के लिए बहुत काम करना है और इसमें हम देर नहीं करेंगे। कई मौक़ों पर हमें आसान रास्तों को छोड़कर मुश्किल राह अपनाने की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा ही मौका है। कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। इस वक्त मुझे आपके विश्वास, सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है। इस महान देश का प्रधानमंत्री होने के नाते मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप मेरे हाथ मजबूत करें ताकि हम देश को आगे ले जा सकें और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशहाल भविष्य का निर्माण कर सकें। जय हिंद।